गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी के इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लिंकेज, मल्टीपल एलिलिज्म, रिकॉम्बिनेशन, परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की बात की थी। मोस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजी की मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में बात की। आज हमारी जो थर्ड क्लास है इसमें हम बात करेंगे बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है उस व्यक्ति के बारे में, और वो है ग्रेगर जोहन मेंडल। लाइफ स्पेन के बारे में बात करें तो लाइफ स्पेन बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का टाइम पीरियड है। मैं कह सकता हूं टाइम पीरियड इन बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पेन। तो ग्रेगर जोहन मेंडल का लाइफ स्पेन है 1822 टू 1884। तो मैं कह सकता हूं 1822 टू 1884। तो ये जो टाइम पीरियड है, यहां पर इनका बॉर्न है और यहां पर इनकी नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ जो पॉसिबल हुई वो किडनी डिसऑर्डर की वजह से हुई। किडनी डिसऑर्डर की वजह से, इसीलिए जो लाइफ स्पेन है ये भी बहुत ज्यादा बड़ा लाइफ स्पेन नहीं है। लाइफ स्पेन भी छोटा सा लाइफ स्पेन है। तो मैं कह सकता हूं 1822 से 1884, तो नियर अबाउट 60 टू 62 ईयर्स वो यहां पर सरवाइव किए। और उस 62 ईयर के टाइम गैप में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उसने डिजाइन किए। तो पहले उनके बारे में भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि इन ए स्मॉल विलेज हिजेंडॉर्फ, ये जो हिजेंडॉर्फ है आजकल ये क्रेंज रिपब्लिक का एक पार्ट है, हिजेंडॉर्फ। एक स्मॉल विलेज, और इस स्मॉल विलेज में एक फीजेंट फैमिली में एक बॉर्न हुआ एक बॉय का, जिसका नेम रखा गया जोहन मेंडल। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। इन 1822 स्मॉल विलेज, और स्मॉल विलेज है हिजेंडॉर्फ, नाउ ए पार्ट ऑफ क्रेंज रिपब्लिक। उसमें एक फीजेंट फैमिली, और फीजेंट फैमिली में बच्चे का जिसका जन्म हुआ उसका नाम रखा गया जोहन मेंडल। इसका मतलब जब उसका जन्म हुआ तब उसके पास ये ग्रेगर वर्ड नहीं था, तो ग्रेगर वर्ड बाद में मिला है। सिंगुलर कंट्रीब्यूशन देखें तो फील्ड ऑफ जेनेटिक्स में इसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट and studied philosophy for several years। बहुत सालों तक उसने फिलोसफी स्टडी किया। बिफोर ज्वाइनिंग अगस्टियन मोनेस्ट्री ऑफ सेंट थॉमस इन बर्नो या ब्रूनो इन 1843। इमेजिन कर सकते हैं, इसका जन्म 1822 में हुआ, 1843, इसका मतलब 20 से 21 ईयर ओल्ड उसने सेंट थॉमस मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर लिया था। जिस तरीके से एक मंदिर के अंदर यदि मैं कहूं कि प्रीस्ट या पुजारी होता है, उसी तरीके से चर्च के अंदर जो मोनेस्ट्री है
उसके अंदर, उसी को बोलते हैं पादरी। 1843 में इन्होंने अगस्टियन मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया एंड देयर ही टुक द ग्रेगर। मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जिसका जन्म हुआ था उस टाइम उसका नेम जोहन मेंडल था, लेकिन उसको ग्रेगर की जो उपाधि है, ग्रेगर जो वर्ड है, कब मिला? आफ्टर ज्वाइनिंग द अगस्टियन मोनेस्ट्री इन 1843। क्लियर मेरी बात? और आगे की तरफ चलते हैं उसके लाइफ में। इन 1849 ही गोट ए टीचिंग अपॉइंटमेंट, पढ़ाने का मौका मिला उसे। बट लेटर ही ज्वाइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना एंड स्टडी फिजिक्स एंड बॉटनी। किसी व्यक्ति को टीचिंग का अपॉइंटमेंट मिला है, लेकिन वो टीचिंग का अपॉइंटमेंट उसने होल्ड पर रख दिया और उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ज्वाइन कर लिया टू स्टडी फिजिक्स एंड बॉटनी। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि उसकी एज 21 ईयर में तो उसने अगस्टियन मोनेस्ट्री ज्वाइन की थी। इसका मतलब उसकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तो पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा मन किया और उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना इन 1851 टू 1853। और इस टाइम गैप में उसने क्या स्टडी किया? फिजिक्स एंड बॉटनी। फिजिक्स अलग स्ट्रीम है, बॉटनी नेचुरल साइंस की स्ट्रीम। एंड रिटर्न टू ब्रूनो, वापस ब्रूनो आ गया। यहां पर ब्रूनो में उसने सेंट थॉमस मोनेस्ट्री ज्वाइन की थी, अगस्टियन मोनेस्ट्री, और वापस स्टडी करने के बाद वापस रिटर्न टू ब्रूनो टू टीच फिजिक्स एंड नेचुरल साइंस। वो नेचुरल साइंस भी पढ़ाने के लिए और फिजिक्स भी पढ़ाने के लिए रेडी हो। एंड सेम टाइम इन 1856 स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट on pea plant, and these experiment known as hybridization experiment. 1856 to 63 means up to 7 years. पाइसम सेटाइवम या मटर के बारे में बात करें तो इसका लाइफ स्पेन 4 to 6 मंथ है। तो मैं कह सकता हूं ये 4 मंथ है, तो 1 ईयर के अंदर 3 जनरेशन को रोटेट करवा सकते हैं। 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया उसने, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइम गैप ऑफ मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 1856 to 1863। एंड देन इन 1865 he reported the result of experiment। जो भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे उसको रिपोर्ट कर दिया। बट द वर्क डन बाय मेंडल वाज unnoticed and unappreciated। These result unnoticed and unappreciated till 1900। डेथ तो उनकी यहां पर ही हो गई थी। 1884 में किडनी डिसऑर्डर से डेथ हो गई, बट जो वर्क 1865 में पब्लिश किया है उस वर्क को अननोटिस और अनअप्रिशिएटेड रखा गया 1900 तक। इसका मतलब पब्लिश करने के 35 साल बाद तक और मरने के 16 साल बाद, मरने के 16 साल बाद और पब्लिश करने के 35 साल बाद तक उस वर्क को अननोटिस देखा भी नहीं गया और अनअप्रिशिएट उसकी कोई प्रशंसा भी नहीं की गई। बट इन 1900 to 1901, 1900 to 01,
Three scientists rediscover the work of Mendel. One is Hugo de Vries from Holland, Karl Scorens from Germany, Erich von Sermark from Austria. And then Johann Mendel became the father of genetics. जेनेटिक्स के पिता में बन गई, मरने के बाद पिता में बने। तो अपनी बात को समराइज करूं, उनका जन्म 1822 में हुआ। एक फीजेंट फैमिली, हीजेंड्रॉफ एक स्मॉल विलेज है, और जन्म के बाद उसका नाम रखा गया जोहन मेंडल। ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिसने मल्टीपल ईयर तक फिलोसफी स्टडी की, और 1843 में अगस्टियन मोनेस्ट्री ऑफ सेंट थॉमस इन ब्रूनो उसने ज्वाइन की, एंड देन ही गॉट द वर्ड ग्रेगर, मीन्स ग्रेगर की उपाधि मिली। उसके बाद उसने टीचिंग अपॉइंटमेंट मिला, और टीचिंग अपॉइंटमेंट को होल्ड पर रखकर यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ज्वाइन किया 1851 to 1853 to study physics and botany, and then again returned to the Brno to teach physics and natural science. And simultaneously in 1856 he started his experiment on pea plant known as hybridization experiment from 1856 to 1863, up to 7 years. And the result of that experiment published in 1865. But these results unnoticed and unappreciated up to 1900. Then three different scientists, Hugo de Vries from Holland, Karl Scorens from Germany, Erich von Sermark from Austria, rediscover the work of Mendel, and then Gregor Johann Mendel became the father of genetics. क्लियर है बेटा यहां तक? ये तो लाइफ स्पेन और उसने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन किए उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन कई बार यह भी पूछा जाता है कि वाई मेंडल सेलेक्ट द पी प्लांट, मेंडल ने उस पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया, उसके पीछे भी रीजन देखते हैं। वाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट? तो फर्स्ट पॉइंट is that pea plant is small. अब आप सोच सकते हैं कि जितना प्लांट स्मॉल होगा उसको ग्रो करवाना उतना ही इजी है। स्मॉल स्पेस है तो भी लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज में उसको ग्रो करवाया जा सकता है। क्लियर है मेरी बात? पी प्लांट क्या है? स्मॉल साइज का है। सेकेंड पॉइंट इज दैट इजी टू ग्रो एंड क्रॉस ब्रीड आर्टिफिशियली। तो हम कह सकते हैं easy to grow and cross ग्रो कराने में भी इजी है और आर्टिफिशियली भी क्रॉस करवा सकते हैं। नेचुरल फॉर्म में यदि देखा जाए तो सेल्फ क्रॉस होगा, लेकिन हम आर्टिफिशियली भी क्रॉस करवा सकते। थर्ड वन इज
बाइसेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों एक पर रिप्रेजेंट। तो हम कह सकते हैं सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर बट कैन बी इजीली क्रॉस पोलिनेटेड एक्सपेरिमेंटली। सेल्फ फर्टिलाइजिंग in nature but can easily cross pollinated experimentally। हम ये कह सकते हैं यदि बाइसेक्सुअल प्लांट है तो मेल भी उसी के अंदर है, फीमेल भी उसी के अंदर है, तो नेचुरल तरीके से बर्ड पॉलिनेशन है, मेल और फीमेल एक के अंदर ही है, तो सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरल तरीके से। बट यदि हमें रिक्वायरमेंट के बेसिस पर क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाना पड़े तो हम क्या करेंगे, यहां से इस मेल पार्ट को यहां से रिमूव कर देंगे, ओनली फीमेल पार्ट को वहां पर रखेंगे और फीमेल पार्ट को रखेंगे, दूसरे कहीं से मेल पार्ट को लाकर यहां पर कंबाइन करवा देंगे। फोर्थ पॉइंट, इट रिप्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। लार्ज नंबर ऑफ एक सिंगल क्रॉस होगा तो लार्ज नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस करती। क्लियर? एंड कंप्लीट लाइफ साइकिल इन वन सीजन। वन सीजन मीन्स मैं कह सकता हूं शॉर्टर लाइफ स्पैन, 3 to 4 month। तो बेटा जी एक सिंगल सीजन के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज आर अवेलेबल। लार्ज नंबर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज आर अवेलेबल। तो ये बेटा जी कुछ रीजन है व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। पी प्लांट इज स्मॉल साइज का प्लांट है, इजी टू ग्रो, स्मॉल लैंड अवेलेबल है तो वहां पर भी हम ग्रो करवा सकते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट है, मेल और फीमेल एक के अंदर ही हैं, तो नेचुरल तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन अलाउ है, लेकिन हम आर्टिफिशियली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करके हम क्या कर सकते हैं, उसको क्रॉस पॉलिनेटेड भी करवा सकते हैं। इट रिप्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। जब प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा तो लार्ज नंबर प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। कंप्लीट लाइफ साइकिल इन वन सीजन, इट मींस लाइफ स्पेन इसका 3 to 4 month है। लार्ज नंबर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज आर अवेलेबल। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी इसका मीनिंग क्या है? तो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी पी प्लांट के अंदर टोटल ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी है 14। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि बात की जाए तो यहां पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो है 14, तो हम कह सकते हैं n
इज इक्वल टू 7। और जहां पर ये n रिप्रेजेंट कर रहा है 7, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पी प्लांट के अंदर लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? लिंकेज ग्रुप भी 7 होंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पी प्लांट, तो 2n नंबर 14, n नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप 7, टोटल नंबर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज 14। और मेंडल ने हाउ मेनी कैरेक्टर आर सेलेक्ट, तो मैं कह सकता हूं 7 कैरेक्टर आर सेलेक्टेड बाय ग्रेगर जोहान मेंडल। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये पी प्लांट की। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट? Pea plant is small, easily to grow, bisexual, it reproduces large number of offspring, complete life cycle in one season, large number of true breeding varieties are available, 2n number chromosome is 14, n is 7, linkage group is 7, and 7 characters are selected by Gregor John Mendel in P. इतने लंबे ईयर गैप तक 7 ईयर्स तक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। सब चीजें इजीली चल रही थी, फिर भी उसके काम को अनडिस्कवर्ड क्यों किया गया? तो मैं कह सकता हूं फेलियर जो रिकॉर्ड्स हैं मेंडल के, उनके पीछे क्या क्या रीजन रहे होंगे। पहला रीजन, he was not confident about his work। फेलियर का पहला रीजन है he was not confident about his work। Why so? इससे पहले भी अदर प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए, और जिन प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उन पर जो रिजल्ट आए थे वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। और हम किसी काम को एक बार करें और उसके रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं आए, फिर दोबारा काम करें तो हमें कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो पाता। तो उसके फेलियर होने का पहला चांस, ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्क। सेकंड, आजकल जो मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब चीजें मार्केट में अवेलेबल है, न्यूज़पेपर है, ये सब चीजें मार्केट में अवेलेबल। तो इजी वे से कम्युनिकेशन भी इजी है। आप देख पा रहे हैं कि कोविड-19 की न्यूज आप तक पहुंच जाती है, क्या डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है आप तक पहुंच जाती है। लेकिन मैं 1843, 1865, 1866, 1856 उन ईयर्स की बात करूं तो एट दैट टाइम कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। जो कम्युनिकेशन का मेथड था वो इजी नहीं था। पहला फेलियर का चांस, मेंडल वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्क, और दूसरा फेलियर का चांस, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजियर। थर्ड पॉइंट, उसी के साइमल्टेनियसली काम करने वाले साइंटिस्ट, जिनको बोलते हैं कंटेम्परेरी साइंटिस्ट, तो कंटेम्परेरी जो साइंटिस्ट हैं वर्क को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि जो ये वर्क किया गया है ये एक चर्च में बैठे हुए पादरी के द्वारा, जोहन मेंडल के द्वारा किया गया है। हम किसी मंदिर में बैठे हुए पुजारी से ये कहें कि साइंस की बातें कर रहा है तो आसपास के लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते।
तो कंटेम्परेरी साइंटिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द वर्क डन बाय द मेंडल। तो फेलियर का चांस, फर्स्ट, ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्क, सेकेंड, कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजियर, एंड थर्ड, contemporary scientists did not accept the work done by the Mendel. And fourth one is, as you know, he studied physics and botany. तो जो फिजिक्स पढ़ाई कर रहा है तो मैथमेटिकल अप्रोच भी बहुत अच्छी रही होगी उसकी। जिस भी रिजल्ट्स को एनालिसिस किया मेंडल ने, उस रिजल्ट्स को एनालिसिस करते टाइम मैथमेटिकल अप्रोच को यूज किया। तो मैं कह सकता हूं मैथमेटिकल अप्रोच इन बायोलॉजी। तो उस टाइम पर कुछ लोगों ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया कि बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिकल अप्रोच क्यों की जा रही, जबकि आजकल आप देखते हैं जब तक मैथमेटिकल अप्रोच नहीं होगी तब तक हम डाटा को एनालिसिस कर ही नहीं सकते। तो मेंडल के फेलियर होने के चांसेस आर, वन, he was not confident about his work because already done work on other plants. Second, जो दूसरे प्लांट पर काम किया गया इससे पहले उसका नेम है हिरेसियम। सेकेंड, communication was not easier. Third, contemporary scientists did not accept the work done by Mendel. And fourth, mathematical approach in biology. क्लियर है बेटा? यहां जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उसमें से बेसिक जो क्रॉस था उस क्रॉस का नेम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो किसी भी चीज को हम क्रॉस करवाएं उससे पहले हमें पेरेंट्स का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और यहां पर जो पेरेंट्स हैं वो हम ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेंडल ने कौन कौन से 7 कैरेक्टर का सिलेक्शन किया, उन 7 कैरेक्टर में कौन कौन सी डोमिनेंट वैरायटी है, कौन कौन सी रिसेसिव वैरायटी है, कौन कौन सी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज उनमें से हैं, उनको क्रॉस करवाकर हम रिजल्ट ऑब्टेन करने की कोशिश करें। और सबसे सिंपलेस्ट और इजियर जो क्रॉस करवाया था उसका नेम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले हम वो 7 कैरेक्टर देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर का सिलेक्शन मेंडल ने किया। देखिए बेटा, ध्यान से समझे। फर्स्ट, कैरेक्टर, इस कॉलम में हम सभी कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे। कैरेक्टर का सीरियल नंबर यहां पर दे देते हैं। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमें पता लग गया हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड बाय मेंडल। 7। फर्स्ट कैरेक्टर है सीड शेप। सीड शेप। सेकंड है सीड कलर। सीड कलर।
मीन्स ये जो करेक्टर है ये किसके हैं? पी के, पाइसम सेटाइवम के। जिसे हम गार्डन पी बोल रहे हैं। इसका 2n नंबर जो है वो कितना है? 40। तो करेक्टर में फर्स्ट 2 करेक्टर, दोनों के दोनों करेक्टर सीड से रिलेटेड। उसके बाद 2 करेक्टर फ्लावर से रिलेटेड है, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन। ठीक है। उसके बाद 2 करेक्टर पोड से रिलेटेड है, पोड शेप, पोड कलर, एंड देन फाइनली स्टेम हाइट से रिलेटेड है। क्लियर है बेटा? इन कैरेक्टर्स में सबसे पहले हमें यह आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये जो कैरेक्टर है ये कौन से क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। तो क्रोमोसोम नंबर का सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। मेंडल को बेटा ऐसा लगता था कि ऑल द 7 कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन 7 डिफरेंट क्रोमोसोम। All the 7 characters are located on 7 different chromosomes. बट ऐसा हुआ नहीं। एक साइंटिस्ट आया एस ब्लिक्सिट, उस एस ब्लिक्सिट ने बताया कि ऑल द 7 कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम। तो ये आइडेंटिफिकेशन किसने दिया? एस ब्लिक्सिट। मेंडल को तो ये लगता था कि 7 कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन 7 डिफरेंट क्रोमोसोम, बट एस ब्लिक्सिट ने एक्सप्लेन किया कि ऑल द 7 कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम। सीड शेप और सीड कलर, सीड शेप 7th क्रोमोसोम पर, सीड कलर 1 पर। फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर 1 पर, फ्लावर पोजीशन 4 पर। पॉड शेप और पॉड कलर, पॉड शेप 4 पर, पॉड कलर 5 पर। और स्टेम हाइट 4। इसका मतलब मैं समराइज फॉर्म में ये लिख सकता हूं, 3 characters are located on 4th chromosome. 2 characters are located on 1st chromosome. 1 character located on 5th chromosome, and 1 character located on 7th। टोटल कितने कैरेक्टर हो गए? 7 कैरेक्टर। और 7 कैरेक्टर में मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर कौन से पर है? 4th क्रोमोसोम। क्लियर है बेटा? अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस कैरेक्टर का डोमिनेंट फॉर्म कौन सा है। तो हम कह सकते हैं डोमिनेंट ट्रेट। दूसरा क्या होगा? रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट को भी देख लेते। तो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट में यदि मैं कहूं सीड शेप में डोमिनेंट ट्रेट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सीड शेप में डोमिनेंट ट्रेट है
राउंड, रिसेसिव क्या होगा? व्रिंकल्ड। सीड कलर में डोमिनेंट क्या है? येलो। रिसेसिव क्या है? ग्रीन। फ्लावर कलर, फ्लावर कलर में डोमिनेंट क्या है? वॉयलेट। और रिसेसिव क्या है? व्हाइट। फ्लावर पोजीशन, पोजीशन दो तरीके की है, पोजीशन वन इज एक्सियल और टर्मिनल। डोमिनेंट क्या है? एक्सियल। पॉड शेप, पॉड शेप भी दो तरीके की है, वन इज इन्फ्लेटेड, अनदर वन इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड। पॉड कलर, पॉड कलर भी दो, वन इज ग्रीन एंड येलो। बेटा ये याद रहे, यहां पर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है, लेकिन यहां पर देखो ग्रीन डोमिनेंट है और येलो। तो यदि येलो डोमिनेंट है तो वो क्या है? सीड कलर। और ग्रीन डोमिनेंट है तो क्या है? पॉड कलर। स्टेम हाइट, टॉल, ड्वार्फ। क्लियर है बेटा? तो 7 कैरेक्टर का भी हमें पता लग गया। 7 कैरेक्टर कौन कौन से क्रोमोसोम पर है ये भी पता लग गया। डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, रिसेसिव ट्रेट कौन सा है ये भी पता लग गया। अब हम इजी वे से क्रॉस करवा सकते हैं। तो सिंपलेस्ट क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंपलेस्ट क्रॉस conducted by Mendel is monohybrid क्रॉस। समझ गए बेटा? तो आपको यह पता होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे डिफाइन किया जाए, कि वो सिंपलेस्ट क्रॉस कैसे डिफाइन किया जाए कि उसके रिजल्ट को हम ऑब्टेन कर सके। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब आप कोई भी एक कैरेक्टर का सिलेक्शन कर लो। जैसे कि एक कैरेक्टर आपने सीड शेप से, क्रोमोसोम नंबर 7, डोमिनेंट ट्रेट राउंड, रिसेसिव ट्रेट रिंकल, एक हो गया। इसको सेलेक्ट नहीं किया, किसी की इच्छा की सीड कलर को तो ये सेलेक्ट कर लो, किसी की इच्छा नहीं हुई तो फ्लावर कलर को सेलेक्ट कर लिया, किसी और की इच्छा हुई तो फ्लावर पोजीशन को या पॉड शेप को सिलेक्शन किया या फिर पॉड कलर का सिलेक्शन किया या फिर स्टेम हाइट का सिलेक्शन किया। इसका मतलब जितने भी मैंने आपको बताए उनमें से किसी एक का सिलेक्शन करके देखते। सिंपलेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो कोई एक करते हैं, पहला ले लेते हैं सीड शेप। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? सीड शेप। तो मैं कह सकता हूं कितने कैरेक्टर हुआ? 1 कैरेक्टर। 1 कैरेक्टर के क्या फॉर्म है? ये 1 कैरेक्टर कौन से क्रोमोसोम पर है? तो यहां पर लिख लो 7th क्रोमोसोम पर। और क्या है यहां पर? इसका मतलब इसके ट्रेट कितने हैं? 2, तो वो भी लिख लिया, ट्रेट भी लिख लिया मैंने। ट्रेट क्या है? डोमिनेंट और क्या है? रिसेसिव। तो डोमिनेंट, वन कैरेक्टर सीड शेप, उसकी लोकेशन 7th क्रोमोसोम और ट्रेट डोमिनेंट और रिसेसिव, दोनों को ले लो। तो मैं कह सकता हूं डोमिनेंट ट्रेट रिसेसिव
डोमिनेंट ट्रेट हो गया और एक रिसेसिव। इस डोमिनेंट और रिसेसिव में नेम क्या है? राउंड और रिंकल्ड। तो मैं यहां लिख देता हूं राउंड, यहां क्या लिखेंगे? रिंकल्ड। और दोनों के बीच में क्रॉस करवा दो, क्रॉस करवा दिया। राउंड और रिंकल्ड में डोमिनेंट कौन है? राउंड। यहां पर क्या बनना शुरू हो गया? राउंड। पहला समझ में आया? सीड शेप, राउंड को रिंकल्ड से क्रॉस करवाया, राउंड बन रहा। ये एक क्रॉस जो है ना, इसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट क्रॉस। नहीं सर मेरी इच्छा ये नहीं थी, हमने सीड कलर ले लिया, तो बेटा यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? क्रोमोसोम नंबर की पोजीशन चेंज कर देता हूं। तो सीड शेप की जगह क्या कर दिया मैंने? सीड कलर। सीड कलर कौन से पर है? 1 पर। तो डोमिनेंट यहां पर क्या है? येलो ग्रीन। तो राउंड की जगह क्या लिखेंगे? येलो। रिंकल्ड की जगह क्या लिखेंगे? ग्रीन। और इसकी जगह क्या बनने लग जाएगा? येलो। समझ गए होंगे आप? नहीं सर हमें तो फ्लावर कलर लेना है, तो फ्लावर कलर की कौन से पर है? 1 पर। तो एक कलेक्ट आपने क्या लिया? फ्लावर कलर। फ्लावर, फ्लावर कलर 1 कैरेक्टर फर्स्ट क्रोमोसोम पर ही। डोमिनेंट क्या होगा यहां पर? वॉयलेट। रिसेसिव क्या होगा? व्हाइट। क्या बनाना शुरू कर देगा? इस तरीके से मैंने ये लेकर देखा, फिर मैंने ये लेकर देखा, फिर ये लेकर देखा। आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले मैंने क्या किया? यहां पर पेरेंट का सिलेक्शन किया, फिर क्या बन रहा है यहां पर? ये F1। समझ में आ गया होगा सभी को। तो अब हम इसी में एक नेक्स्ट टेबल ऐड कर देते हैं, जिसमें हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F1 बना देते हैं। तो बेटा जी हमने यहां पर लिखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस F1। आप बताओ, सीड शेप राउंड रिंकल्ड से क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? बनाएगा राउंड। क्लियर है बेटा? येलो ग्रीन से क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? येलो। वॉयलेट व्हाइट से क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? वायलेट। एक्सियल टर्मिनल से क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? एक्सियल। इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड से क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? इन्फ्लेटेड। ग्रीन येलो से क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? ग्रीन। टॉल ड्वार्फ से क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? इसका मतलब जो F1 बन रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो F1 बन रहा है, दिस F1 इज सिमिलर टू डोमिनेंट पेरेंट। दिस F1 इज सिमिलर टू डोमिनेंट पेरेंट। इट मीन्स क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? ये कंप्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। तो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट डोमिनेंस क्या है। व्हेन F1 फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू आइदर ऑफ द पेरेंट, किसी एक पेरेंट से सिमिलर है, ये F1 बन रहा है, एक से सिमिलर है। और किससे सिमिलर है? डोमिनेंट से। इसीलिए इसको क्या नाम देंगे बेटा? कंप्लीट डोमिनेंस। पल्ले पड़ गई सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस टेबल को बनाएं एक बार।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझा है तो इसी के साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो यहां पर हम लिख देते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इसी के साथ हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या? अभी बेटा आपने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन्स वन कैरेक्टर, ट्रेट कितने हैं उसके? 2। मोनो मीन्स वन कैरेक्टर और ट्रेट है उसके 2। तो डाई का मतलब क्या हो गया? 2 कैरेक्टर्स। और ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3 कैरेक्टर्स। टू कैरेक्टर्स, कैरेक्टर 2 होंगे तो मैं कह सकता हूं ये वन कैरेक्टर, ये वन कैरेक्टर। वन कैरेक्टर के भी 2 फॉर्म, डोमिनेंट और रिसेसिव। दूसरे कैरेक्टर के भी 2 फॉर्म, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो मैं कह सकता हूं A, B, C एंड D। मीन्स वहां पर जो ट्रेट होंगे वो कितने होंगे बेटा जी? ट्रेट होंगे 4, A, B, C एंड D। तो 2 कैरेक्टर कोई भी ले लो, 2 कैरेक्टर। आपने ये 2 कैरेक्टर ले ली, सीड शेप और सीड कलर। तो मैं लिख दूं 2 कैरेक्टर आपने लिए, सीड शेप, सीड कलर। तो पहला कैरेक्टर कौन सा लिया? सीड शेप। उसके डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होंगे? राउंड और रिंकल। तो मैं यहां लिख देता हूं राउंड, रिंकल्ड। और दूसरा कैरेक्टर क्या लिया? सीड कलर। सीड कलर क्या है? येलो और। तो आपने देखा ट्रेट कितने हो गए? 4 ट्रेट्स। कैरेक्टर कितने हो गए? 2। तो 2 कैरेक्टर या 4 ट्रेट्स आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या बनाएंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। चाहे आप इन 2 को ले सकते हैं, चाहे आप इन 2 को ले सकते हैं, चाहे आप इन 2 को ले सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? 2 को एक साथ में। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस 3 कैरेक्टर। 3 कैरेक्टर में आपने अलग अलग लिया सीड शेप, सीड कलर, एक और ले लेते हैं स्टेम हाइट। कैरेक्टर कितने सिलेक्ट कर लिए बेटा? 3 कैरेक्टर का सिलेक्शन कर लिया हमने, सीड शेप, सीड कलर और स्टेम हाइट। अब देखिए ट्रेट कितने बनेंगे? पहले कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर और ये तीसरा कैरेक्टर। पहले कैरेक्टर के भी कितने होंगे? डोमिनेंट और रिसेसिव। दूसरे के भी डोमिनेंट और तीसरे के भी डोमिनेंट और। तो सीड शेप का डोमिनेंट क्या हो गया? राउंड, रिसेसिव, रिंकल्ड। सीड कलर का क्या होगा? येलो, डोमिनेंट, रिसेसिव, ग्रीन। स्टेम हाइट का डोमिनेंट टॉल, रिसेसिव, ड्वार्फ। अभी आपने देखा जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे थे तो आपने 2 कैरेक्टर लिए, सीड शेप और सीड कलर, क्रोमोसोम नंबर 7 और 1। तो मैं कह सकता हूं ये 7 पर लोकेटेड है, ये 1 पर, और ये क्रॉस बना डाई हाइब्रिड क्रॉस। 3 कैरेक्टर, सीड शेप कौन से क्रोमोसोम पर है? 7 पर। सीड कलर कौन से पर है? 1 पर। स्टेम हाइट कौन से पर है? 4। तो हमें ये पता लग गया 3 कैरेक्टर को लिया,
इन कैरेक्टर को लिया और इनकी जो ट्रेट बनी वो टोटल ट्रेट कितनी बनी, सभी की एक कैरेक्टर की दो दो, तो टोटल मैं कह सकता हूं 6। तो आपसे पूछ सकता है वो 6 ट्रेट के क्रॉस को क्या बोलेंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और 3 कैरेक्टर के क्रॉस को बोलेंगे क्या, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो जो ये हाइब्रिड से वर्ड लगाया गया है पहले, चाहे मोनो है, चाहे डाई है, चाहे ट्राई है, ये रियली में नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर से ट्रेट जस्ट डबल होगा। समझ में आया बेटा, यहां तक समझ में आ गया क्या सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आज हमने लाइफ स्पैन ऑफ ग्रेगर जोहान मेंडल, वर्किंग एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस और कैरेक्टर्स एंड ट्रू ब्रीडिंग्स विच आर सेलेक्टेड बाय मेंडल, उसकी बात की। इसके अलावा मेंडल ने क्यों पाइसम सेटाइवम का सिलेक्शन किया उसके बारे में बातें की, और मेंडल के फेलियर होने के क्या क्या अलग अलग पॉइंट्स थे उनके बारे में मैंने डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और आशा करता हूं कि आपको एक एक चीजें सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मोनो हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है, ट्राई हाइब्रिड क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन क्रॉसेस को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करेंगे कि ये हाइब्रिड किस तरीके से रिजल्ट्स को आगे क्लैरिफाई करेगा कि जब आप मोनो हाइब्रिड करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेंगे, डाई हाइब्रिड करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेंगे, ट्राई हाइब्रिड करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेंगे, और उन सभी रिजल्ट्स को पनेट स्क्वायर में रख के देखेंगे, और उन सभी रिजल्ट्स को मैथमेटिकल अप्रोच से हम स्टडी करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। सभी खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धीरे धीरे हम रिजल्ट्स की ओर अग्रसर हो रहे हैं। डेली पढ़ना है, डेली का काम डेली करना है, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। टीम सीएलसी इसके लिए कंटिन्यूअसली मेहनत कर रही है, आप भी कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।